नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हम बात करें तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। ठीक है, मौसम और जलवायु, मैंने बोला था मेट्रोलॉजी के 2 से 3 लेक्चर होंगे, तो आज एक लेक्चर और एक लेक्चर जो है मानसून के ऊपर होगा। उसके बाद सोयल साइंस हम शुरू करेंगे। ठीक है, सोयल साइंस शुरू करेंगे। कुछ बच्चों ने हॉर्टिकल्चर का बोला है, तो चिंता ना करो। सोयल साइंस जो है हार्डली 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 3 दिन 4 दिन। ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले से मेरे पास सारी चीज़ें, मैंने इसको पहले हॉर्टिकल्चर को पहले से प्री रिकॉर्ड रखा है, तो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा वो भी। ठीक है, कुछ चीज़ें बस रिकॉर्ड करके मुझे आपको देना पड़ेगी। तो यहाँ हम बात करेंगे आज मौसम की सबसे पहले। ठीक है, वेदर मतलब मौसम की। ठीक है, मौसम क्या होता है, वेदर क्या होता है, इसकी आज हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो, मौसम और जलवायु में इतना ही डिफरेंस है कि मौसम जो होता है ना, वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कम समय के लिए होता है, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आप देखोगे कि मौसम चेंज हो गया है ना। पता चला सुबह हल्की सी ठंडी महसूस हो रही थी और दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और शाम के समय बारिश हो गई। ये सिचुएशन अभी चल रही है। अभी 3-4 दिन पहले यही सिचुएशन थी कि सुबह हल्का सा थोड़ा सा ठंडा फील होता था, दिन में एकदम से टेम्परेचर 10-11-12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और शाम को 3-4 बजे के आसपास बारिश हो जाती थी। ऐसा अभी फिलहाल मेरे साइड तो ये सिचुएशन थी। उसको बोलते वेदर, कि कम टाइम पे थोड़े से समय में छोटे से एरिया में, है ना, किसी गांव में या किसी जिले में इस तरह की सिचुएशन होती थी कि सडन जो है मौसम जो है चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, जो डे टू डे चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें अगर दिन प्रतिदिन जो बदलाव आ रहे हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, वेदर। ठीक है, वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर और किसी पर्टिकुलर टाइम पर होता है। ठीक है, छोटे से एरिया हो गया, विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पर्टिकुलर टाइम पर होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मौसम। तो मौसम का क्या मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं इट इज़ ए डे टू डे, it is a day-to-day changes, it is a day-to-day changes of atmosphere, it is a day-to-day changes of atmosphere for a particular at the given place and at the given time। ठीक है, it is for small area like village or district etc। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिन प्रतिदिन, मतलब वायुमंडल की दिन प्रतिदिन जो बदलाव होता है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, उसको हम क्या बोल देते हैं, मौसम बोल देते हैं। हम क्या बोलेंगे कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में दिन प्रतिदिन, है ना, दिन प्रतिदिन मतलब हर दिन जो वायुमंडल में बदलाव होता है उसी को मौसम कहते हैं। क्या हो गया, किसी दिए गए स्थान या निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले बदलाव को मौसम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और ये जो है कम समय के लिए, स्मॉल एरिया के लिए होता है। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन जो मौसम में जो भी परिवर्तन आता है ना, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए, उसको हम मौसम कह देते हैं। और ये जो होता है क्या, छोटे स्मॉल एरिया के लिए होता है। ठीक है, छोटी जगहों के लिए होता है। जैसे मान लो किसी विलेज में आज अचानक से बारिश हो, दिन में बहुत टेम्परेचर था और अचानक से बारिश हो गई, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में भी होती है। ऐसा तो नहीं कि पूरे मैं बात करूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे राज्य के अंदर या पूरे भारत के अंदर या पूरे महाद्वीप पर बारिश होगी, नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है चेंजेस होगा। मौसम जो होता है वो स्मॉल एरिया के लिए, किसी विलेज में भी गिर गई, किसी डिस्ट्रिक्ट में गिर गई, पता चला कि 1 किलोमीटर के अंदर बारिश हुई और उसके बाद बारिश ही नहीं हुई। ये सिचुएशन हमने भी देखी है ना, तो इसको हम बोल देते हैं वेदर। अब वेदर के बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। देखो, ठीक है, जलवायु का क्या मतलब है, जलवायु जो होता है ना, ये छोटे छोटे वेदर को आपस में मिला दो,
तो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। ठीक है, कि जो दिन प्रतिदिन जो भी मौसम चेंजेस हो रहा है ना, इन सब का समेशन कर दो, इन सबको जोड़ दो तो क्लाइमेट हो जाता है। जैसे कि बात करें कि मध्य प्रदेश का राज्य का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का, जैसे हमने बात है ना पूरे भारत को कि आप ऊपर जम्मू कश्मीर साइड जो एरिया ऊपर वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं ना, वहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, ठंडा प्रदेश है वो, ठंडा वहाँ पर जलवायु है। फिर बीच वाले जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा, है ना, मध्य भारत है, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको सब ट्रॉपिकल मिलेगा, है ना, जो है समशीतोष्ण बोल सकते हो या उपोष्ण जलवायु वहाँ पर मिलेगी। नीचे जाओगे तो ट्रॉपिकल हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगी। तो इस तरीके से जो है वो क्लासीफाई है, हम कह सकते हैं। तो जलवायु जो होती है वो जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, उसका जोड़ होता है कि हर दिन का जो मौसम है उन सबको जोड़ दो तो वो जलवायु बन जाएगी। और जलवायु जो होता है क्या होता है, वो किसी एक सीजन का हो सकता है, ईयर का हो सकता है, या 10 साल या 20 साल या 30 साल का एक जलवायु हो सकती है ना। एक 4 महीने का सीजन होता है, वो भी एक जलवायु होती है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अगर वेदर की आप एग्जाम्पल लेने जाओगे तो और भी चीज़ इसमें बता देता हूँ मैं वेदर में, जलवायु पर पहुँचने से पहले। वेदर में, जलवायु में आप एग्जाम्पल देखोगे वेदर में तो क्या है, हॉट डे, क्या आ जाएगा, हॉट डे मतलब गर्म दिन, क्या आ जाएगा, गर्म दिन। फिर हॉट डे के बाद आ जाएगा आपका रेनी डे, है ना, रेनी डे बोल सकते हो, वर्षा का दिन या वर्षा वाला दिन, है ना। फिर आपका आ जाएगा क्लाउडी वेदर, बादली मौसम बोल सकते हो, है ना, बादल वाला। और क्लाउडी वेदर के बाद आप बोल सकते हो ड्राई वेदर, सूखा मौसम, सूखा मौसम, सूखा मौसम। क्लाउडी वेदर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, क्लाउडी वेदर को क्या बोलेंगे, क्लाउडी वेदर को बोल सकते हैं हम बादली मौसम। बादल आपको जनरली वहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। और एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, वेदर के क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स तत्व क्या है, ये आपको बुकों के अलावा कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, एलिमेंट्स तत्व। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करूँ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण जो है, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सौर विकिरण, ये इसका एलिमेंट्स है। फिर आपका आ जाएगा टेम्परेचर, तापमान जो है, ये इसका क्या है, तापमान जो है इसका एलिमेंट्स है। तीसरा आ जाएगा आपका प्रेशर, प्रेशर जो है दबाव या दाब जो है, ये भी क्या है, इसी का तत्व एलिमेंट है। फिर आपका आ जाएगा विंड, हवा जो है वो भी इसी का एलिमेंट्स है ना। 5वें नंबर पे आप ले लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी क्या है, इसी का एक एलिमेंट है, आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और 6ठे नंबर पे और क्या लिखोगे आप, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, और आ जाएगा आपका इवोपोरेशन, वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण इसी में आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा रेनफॉल, वर्षा जो है इसी का है ना। तो ये सारे जो है वर्षण जिसको हम बोलते हैं, वर्षा या वर्षण, तो ये इसी के एलिमेंट है, किसके, वेदर के। अब जैसे ये एलिमेंट्स क्यों है समझना बात को, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आज कितनी तारीख है, आज तारीख है हमारे पास 12 मई, है ना, 12 मई 2023, तारीख भी लिख देता हूँ। ठीक, 12 मई 2023 आज जो है, मान लो क्लाइमेट लगभग जो है मैं बोल सकता हूँ कि 40 डिग्री के आसपास समझ लो, है ना, लगभग 40 डिग्री, तो हाँ इतना तो अभी गर्मी का टाइम है, 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस है आज का तापमान। और आज की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग मान लो 70% के आसपास यहाँ पर ह्यूमिडिटी है ना। अभी बहुत ज़्यादा उमस हो रही गर्मी की वजह से, ये अनुमानित डाटा है ना, मानना है बस आपको ये। अब जो है 12 मई की बात करूँ तो मैं अब बात कर लेता हूँ 13 मई की, है ना, 13 मई 2023, क्योंकि डे टू डे चेंज होता है। तो 13 मई को हो सकता है कि कल के दिन जो टेम्परेचर जो है बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मान लो कम होकर लगभग 40-50 हो जाए, 40% हो जाए। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वेदर। कि भाई 12 तारीख को टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% थी, लेकिन 13 तारीख को क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी जो है वो गिरकर कितनी हो गई, 40%, और टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, है ना, 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री हो गया, ऐसा आप मान सकते हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। तो ये क्या है, चेंजेस है, ये डे टू डे चेंजेस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये मौसम है ना, ये क्या है, मौसम है। अब देखो क्रॉप के लिए कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे। क्रॉप के लिए जो आरएस चाहिए वो चाहिए लगभग 60 से लेकर
40 से लेकर 60%। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरयू में, ठीक है। 40 से 60% चाहिए क्रॉप के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आगे हम पढ़ेंगे। और 70%, अगर 60% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मान लो 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से जो है इंसेक्ट पेस्ट का अटैक यहाँ पर हो जाता है। तो वेदर के अंदर और ये सारी चीज़ें भी देख लेना। उसके बाद मैंने क्लाइमेट आपको समझा दिया है। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट की बात करें जलवायु की, तो जलवायु होता है मौसम का जोड़, ठीक है। सारे मौसम, इंटीग्रेशन ऑफ वेदर लिख सकते हो आप, या मैं इसको लिखूं, इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेदर, या इट इज समेशन ऑफ वेदर, ठीक है। इस समेशन मतलब जितना भी वेदर है, जितना मौसम, उन सबका जोड़, ठीक है, ओवर द given region, over the given region for a longer period of time, longer period of time, ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये लंबे समय के लिए होता है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है, एक सीजन हो सकता है ना, या ईयर हो सकता है, या डिकेड हो सकता है, ठीक। मतलब एक सीजन हो सकती है, एक साल हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, और एक साल दशक हो सकता है। इसमें जो मौसम में बदलाव होता है उसको हम जलवायु कह देते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए, ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए किसी रीजन में, किसी स्थान पर जितना भी मौसम है उन सबका जो समेशन होता है, उन सबका जो जोड़ होता है, उन सबका जो योग होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट कह लेते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं किसी लंबे समय अवधि के लिए, किसी स्थान विशेष के मौसम का योग क्या कहलाता है, ये क्लाइमेट या जलवायु कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका कोल्ड रीजन या कोल्ड सीजन, ठीक है, कोल्ड सीजन, या हम बोल सकते हैं इसका ठंडा सीजन, ठीक है। मान लो ठंडी का जो सीजन है 4 महीने का, उसको बोल सकते हैं कोल्ड सीजन। फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये किस में आता है, ये अपना क्लाइमेट के अंदर आता है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट आसानी से नहीं बदलता, कई सालों लग जाते हैं, 25 साल 30 साल यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट हो गए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण, अब जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें रखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन में डी कैंडोले, ठीक है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लाइमेट के बारे में बात की थी, कब, 1900 में, ठीक है। तो डी कैंडोले पहले व्यक्ति है जिन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया था। तो फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द क्लाइमेट, ठीक है, याद रखना, ये फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द क्लाइमेट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जलवायु को क्लासिफाई किया। पहला व्यक्ति जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, ठीक है। इन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया है बच्चों, इन्होंने किया बेस्ड ऑन वेजिटेशन, वनस्पति के आधार पर, ठीक है। वनस्पति के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और उन्होंने क्या बताया वनस्पति के आधार पर, कि जो एनुअल
रेनफॉल है, एनुअल जो मंथली रेनफॉल है उसका एवरेज, ठीक है, एनुअल मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो एनुअल मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो तापमान और वर्षण है, उसका वार्षिक और मंथली औसत, ठीक है, तापमान और वर्षा या वर्षण आप बोल सकते हो, वर्षण का वार्षिक और मासिक औसत, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं। ये पहले वैज्ञानिक है डी कैंडोले, और इन्होंने 1900 के अंदर जो है क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पर, वनस्पति के बेसिस पर क्लासिफाई किया। और इन्होंने बोला कि जो तापमान और जो वर्षण है, तापमान और वर्षा है, उसका एवरेज लेना है एनुअली और मंथली, मंथ वाइज और साल वाइज। टेम्परेचर और वर्षा का एवरेज इन्होंने निकाला और वेजिटेशन के बेसिस पे इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। दूसरे आते हैं हमारे वैज्ञानिक कैपोन, ठीक है, कैपोन। इन्होंने 1936 में क्या दिया, क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। जलवायु विज्ञान के पिता, जलवायु विज्ञान के जनक इन्हीं को कहा जाता है। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है बच्चा, इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है उनको वर्ल्ड क्लाइमेट डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स, मतलब जो मौसम के तत्व थे, जो मौसमी तत्व थे, उस आधार पर इन्होंने इसको बांटा, ठीक है। मतलब कि जो वैश्विक क्लाइमेट है, वैश्विक जलवायु को 5 भागों में बांटा, ठीक है। जो वैश्विक जलवायु को मौसम तत्वों के आधार पर 5 भागों में बांटा, 5 समूह में बांटा, ठीक है। अब वो 5 समूह कौन कौन से थे बच्चा लोग, वो 5 समूह थे, देखो। एक आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इन्होंने बांटा, दूसरा इन्होंने टेम्परेट में बांटा, ठीक है। तीसरा इन्होंने ड्राई क्लाइमेट में बांटा, फिर इन्होंने बांटा पोलर, ठीक, और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। इन 5 भागों के अंदर जो 5 ग्रुप थे वो कौन से, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, ड्राई हो गया, पोलर हो गया और कॉन्टिनेंटल हो गया। मतलब उष्णकटिबंधीय हो गया, शीतोष्ण हो गया, सूखा हो गया, ध्रुव हो गया, पोलर मतलब ध्रुव, और कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप। इन 5 भागों में इन्होंने बांटा, हिंदी में बता दिया, लिख लेना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण हो गया, सूखा हो गया, ध्रुव हो गया और महाद्वीप हो गया, कॉन्टिनेंटल। एक कैपोन्स आपने इनको बांटा पूरे वर्ल्ड की जलवायु को। उसके बाद आते हैं बच्चा लोग ट्रोल। कौन आते हैं, ट्रोल। इन्होंने 1965 में क्लासिफिकेशन दिया था, किसका, जलवायु का, इसने, ट्रोल ने, ठीक है। ट्रोल ने 1965 में जलवायु को क्लासिफाई किया, और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन ह्यूमिड मंथ, याद रखना, बेस्ड ऑन ह्यूमिड मंथ। किसके आधार पर था, आर्द्र माह के आधार पर। और ये जो है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि के लिए उपयोगी था, ये कृषि के लिए उपयुक्त बोल सकते हैं, कृषि के लिए उपयोगी था। और इसको किसने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट बाय इक्रिसेट। कहाँ पर इक्रिसेट, हैदराबाद, ठीक है। इसको इक्रिसेट हैदराबाद ने इसको एडॉप्ट किया और उसने माना कि कृषि के लिए यह बेस्ट है। अब ह्यूमिड मंथ क्या होता है, एक तरफ मैं लिख दूं क्लाइमेट, ठीक, एक तरफ लिख दूं मैं ह्यूमिड मंथ। किस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, तो देखो ह्यूमिड मंथ की बात करें
तो आपका आ जाएगा एरिड, ठीक। एरिड में आ जाएगा लेस देन 2 मंथ। एरिड के कितने आएंगे, एरिड के आ जाएंगे लेस देन 2 मंथ, ठीक। सेमी एरिड, सेमी एरिड में 2 है, एक ड्राई आ जाएगा और एक वेट आ जाएगा, ठीक है। एरिड में 2 है, सेमी एरिड में, अर्ध शुष्क में। ये तो हो गया आपका शुष्क, ठीक। ये हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क, ठीक। उसमें ड्राई, सूखा और वेट। तो ड्राई आप ले लो, देखो सेमी एरिड का बता दूं मैं 2 से लेके 7, ठीक। तो ड्राई का कितना हो जाएगा 2 से लेके 4.5 और वेट का आ जाएगा 4.5 से 7 और यहाँ आ जाएगा ह्यूमिड मंथ। ह्यूमिड मंथ का आ जाएगा आपका 7 से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 7। इस तरीके से इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया, किसने, ट्रोल ने, ह्यूमिड मंथ के बेसिस पे। तो ह्यूमिड मंथ क्या है ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, आर्द्र माह के बेसिस पर। इसके बाद आते हैं अपना ट्रोल के बाद थॉर्नटवेट, नाम ही अजीबोगरीब है, उन्होंने 1970 में इसको क्लासीफाई किया था, ठीक है, थॉर्नटवेट में। इन्होंने पी इंडेक्स याद रखना, इन्होंने किस पे, पी इंडेक्स, टी और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इस आधार पर क्लासीफाई किया। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेस्ड ऑन पी इंडेक्स, टी एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। पी इंडेक्स और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इस आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया किसको, क्लाइमेट को, किसने, थॉर्नटवेट ने, ठीक। अब यहाँ पर क्या चीज़ है समझना, अब यहाँ पे जो P है हमारा वो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावशीलता की वर्षा। P जो है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता की वर्षा, प्रभावशीलता की वर्षा, ठीक है। P क्या है यहाँ पर, और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, PE, P क्या हो जाएगा और E क्या हो जाएगा। P हो जाएगा आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, और E हो जाएगा एनुअल इवापोरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा वार्षिक वाष्पीकरण। इस आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया। अब पी इंडेक्स समझ लो, मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। देखो पहले समझो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन, वर्षा बोलूँ या इसको मैं वर्षण बोलूँ, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, वर्षा बोलूँ वर्षण बोलूँ जो भी है। तो प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है यहाँ पर समझो। प्रेसिपिटेशन का मतलब है पानी का किसी भी रूप में एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से पृथ्वी पर आना, समझ गए। पानी का किसी भी रूप में वायुमंडल से पृथ्वी पर आना, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, ठीक है। तो क्या हो गया, पानी का किसी भी रूप में पृथ्वी पर आना, किसी भी रूप में मतलब लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। 3 फॉर्म हो सकते हैं। लिक्विड मतलब रेनफॉल हो जाएगा, सॉलिड मतलब आपका जो हेल ओला हो सकता है, वो गैसेस मतलब वाटर वेपर आप बोल सकते हो, वो गैसेस फॉर्म में आप देख सकते हो। तो ये 3, ये प्रेसिपिटेशन होता है। अब इफेक्टिवनेस का मतलब है कि ये जो पानी वर्षण हो रहा है, वर्षा जो हो रही है, उसका इफेक्ट, प्रभाव कितना पड़ रहा है, इफेक्टिव कितना है वो। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि 130 दिन जो बारिश होती है उसमें से जो 75 दिन है वो इफेक्टिव है, ठीक है। उसमें से आप कैसे निकालोगे, अब पी इंडेक्स कैसे निकलता है, तो पी इंडेक्स इक्वल टू होता है P/E × 100, ऐसे निकलता है। मतलब आपकी जो एनुअल वर्षा, मतलब बारिश कितनी हुई है पूरे साल में, और इवोपोरेशन मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह से कितना पानी ऊपर उड़ चुका है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से या ओशियन, समुद्र की से, नदी से, झरने से, तालाबों से कितना पानी जो है भाप बनकर उड़ गया है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा हुई कितनी है, मान लो 100 mm हुई है, ठीक। और इवापोरेशन मतलब होता है इवापोरेशन कितना हो गया, कितना पानी जो है पर दिन, इवापोरेशन को डे में मेजर करते हैं, तो इतना हर दिन जो है इतना पानी जो है वो क्या हो गया, जो है क्या हो गया, उसका इवापोरेशन हो गया या उसका लॉस हो गया। जब इनका रेशियो लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है,
प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कितना पानी जो है एक्चुअल में काम में आ रहा है, क्योंकि इवापोरेशन से लॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो बचा कितना है, इफेक्टिव कितना बचा, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब इसको निकालते कैसे हैं, अब इसकी जो कुछ कंडीशंस है उसको देख लो निकालने की। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि क्या क्या होता है इसमें अंदर, एरिड, सेमी एरिड। आप इसका क्लाइमेट में अगर डिवाइड करोगे, क्लाइमेट में, जलवायु में, यहाँ आ जाएगा आपका पी इंडेक्स, ठीक है। बुक में आपको 3 ही दिया है, मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको यहाँ पर। एक होता है पर ह्यूमिड, पर ह्यूमिड मतलब अति, आप बोल सकते हो गीला, अति गीला या अति आर्द्र आप बोल सकते हो, ठीक है, अति गीला या अति आर्द्र आप बोल सकते हो। फिर आ जाएगा आपका ह्यूमिड, ठीक है, इसका बाद आ जाएगा आपका ह्यूमिड। ह्यूमिड में आपका आ जाएगा ड्राई और वेट, ड्राई ह्यूमिड और वेट ह्यूमिड, ठीक। उसके बाद सेमी एरिड और एरिड, ठीक है, उसके बाद सेमी एरिड और एरिड आ जाएगा, सेमी एरिड और एरिड। अब ये बता चुका हूँ, एरिड मतलब शुष्क होता है, सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क होता है, ह्यूमिड मतलब होता है गीला, ठीक है। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, गीला, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, पर ह्यूमिड, ह्यूमिड यहाँ आ जाएगा मॉइस्ट, सब ह्यूमिड और ड्राई सब ह्यूमिड, ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। हिंदी में लिखना तो यहाँ पे पर मतलब अति गीला या अति आर्द्र बोल सकते हो, आर्द्र बोल सकते हो, मोस्ट मतलब नम उप आर्द्र बोल सकते हो, सूखा उप आर्द्र बोल सकते हो, और यहाँ आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क और शुष्क। ये होता है 100 से ज़्यादा, ठीक, और ये होगा आपका 20 से 100, ये होगा 0 से 20, ठीक, 0 से 20, ये हो जाएगा 0 से -33.3, ठीक, ये -33.3 से लेके -66.6, और ये ग्रेटर देन -66.6 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है पी इंडेक्स, क्लियर है, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बच्चा लोग मैं बात करूंगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन, वो होगा अपना बेस्ड ऑन या मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स, MDI, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नमी घाटा सूचकांक, नमी घाटा सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको दिया किसने, कृष्णन एंड सिंह, कब, 1972 में, ठीक है। कृष्णा एंड सिंह ने 1972 में इसको दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो MDI है, मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है, इसके द्वारा दिया गया। अब ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100, P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100 पर ये बेस्ड है। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो है, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो है P माइनस PET अपॉन, अब देखो यहाँ पे P माइनस क्या है, P तो हो गया वही आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन वार्षिक वर्षा, और यहाँ पर PET क्या है, PET है पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो यहाँ हो गया एनुअल मतलब वार्षिक वर्षा, और PET हो गया पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, मतलब कि जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कितने क्षमता से हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना पोटेंशियल इतना हो सकता है, तो उसका रेशियो निकालो। देखो जो वार्षिक वर्षा है उसमें से पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को माइनस करके वापस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पर मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स यहाँ पर बाहर निकल के आ जाता है। और मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स जो है, थोड़ा सा यहाँ पे एक सुधार लेना, ये जो मैंने बताया ना ये मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है, P इंडेक्स नहीं है, ये मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है, सुधार लेना, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है, तो ये जो डाटा है ये मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स का है। मैं आपको यहाँ पर थॉर्नवेट का बता देता हूँ, P इंडेक्स बता सकता हूँ, ठीक है। एक तरफ क्लाइमेट लिखना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्लाइमेट और P इंडेक्स लिख लेना, P इंडेक्स यहाँ पे बता देता हूँ। और ये जो बताया मैंने ये मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है, ठीक है, मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स है। तो ये पूछा भी गया है, ये वाला डाटा जो है ना ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको याद रखना है, 3 वाला नीचे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट था वो आपका आएगा एरिड,
सेमी एरिड और सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेट गीला। ठीक है, ये है किसके अकॉर्डिंग, ट्रोन वेट के अकॉर्डिंग पी इंडेक्स है। तो यहाँ का शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, उप आर्द्र हो गया, आर्द्र हो गया और गीला। तो ये हो गया लगभग आपका 16 से कम, ये होता है आपका 16 से 31, 32 से 63, 64 से 127 और ग्रेटर देन 128। ये है किसका, थ्रोन वेट के अकॉर्डिंग, ये याद रख लेना। और ये जो है मॉइस्चर डिफिशिएंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और एक और जो है लास्ट वन क्लासिफिकेशन है वो रेनफॉल क्वांटिटी के बेसिस पर, बेस्ड ऑन रेनफॉल क्वांटिटी, रेनफॉल क्वांटिटी के बेस पर। रेनफॉल क्वांटिटी के बेस पर आप क्लाइमेट को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लाइमेट, और यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, रेनफॉल क्वांटिटी, रेनफॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड, है ना। ये आपका आ जाएगा एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड। अब ये दो बुकों में अलग अलग चीज़ें हैं, मैं दोनों का डाटा बता देता हूँ आपको। नॉर्मल आप देखोगे तो ये 250, 250 से 500, 500 से 1000 और 1000 से ज़्यादा। ठीक है, ये आपको नेमरा, सुंडा और आर के शर्मा और इन बुकों में मिल जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूँ TNU के डाटा की, TNU के डाटा की। तो यहाँ आपको मिलेगा 500 से कम, 500 से 700, 700 से 1000 और 1000 से ज़्यादा। ठीक है, ये डाटा अपने को देखने को मिल जाता है यहाँ पर। 500 से 750 कर लेना, 750 और 750 से ज़्यादा। ठीक है, ये डाटा मिलता है। तो दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, कौन सा कंसिडर करना है आप ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। वहाँ पर डाटा ऐसा नहीं मिलेगा, या इससे भी इसका ही मिलेगा एरिड का। तो 250 से कम अगर वहाँ ऑप्शन में हो तो आप ये लगाइए, और 500 से कम ऑप्शन में हो तो ये लगाइए। और जनरली आप फॉलो ये कर सकते हो, क्योंकि इस पर आप जो है आपत्ति भी लगा सकते हो, है ना, ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, आपत्ति भी लगा सकते हो। और ये जो दिया हुआ ना, ये कॉम्पिटिटिव बुक में दिया हुआ है। कॉम्पिटिटिव बुक में आप आपत्ति लगाओगे तो वो कोई किस काम की नहीं है, वो हमेशा टेक्स्ट बुक देखते हैं। टेक्स्ट बुक में इस तरीके का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमने क्या है, क्लाइमेट को समझा। एक लेक्चर और होगा आपका, ठीक है, एक लेक्चर और होगा जिसके अंदर हम मानसून पढ़ लेंगे। मानसून और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि रेनफॉल क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसके फॉर्म, टेम्परेचर क्या होता है, कौन कैसे मेजर करेंगे, और जो कुछ लाइन्स है ना, आइसोबार, आइसोटॉप्स, ये और इंस्ट्रूमेंट, ये 4 चीज़ें हैं। और बाकी मानसून है। मानसून छोटा सा पार्ट है, उसमें आपको साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून पढ़ना है, प्लस एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कितने क्या है यही पूछा जाता है, फिर भी मैं सारा बता दूंगा। तो एक लेक्चर और होना, उसके बाद अपना सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो मैं भी आज एक लेक्चर है वो भी मैं आज ही कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद आपका सोल्यूशन कल से शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।